अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। तो इस डार्क रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था मेल्विन केल्विन। अब मेल्विन केल्विन की वजह से इसका नाम पड़ गया केल्विन साइकिल। इसको हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो शुगर बनती है ना, वो 3 कार्बन वाली होती है सबसे पहले, जो बाद में फिर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अगर हमसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो इसकी डेफिनेशन है क्या चीज बेटे? रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, मतलब CO2 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करना किस चीज में? इनटू ग्लूकोज, या ग्लूकोज भी आप कह सकते हो, यहाँ पे आप शुगर भी कह सकते हो। अब इसमें जो है वो क्या कर लेना, रिड्यूस कर लेना। कैसे रिड्यूस करना? बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH synthesized in लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने जो एनर्जी सिंथेसाइज की थी, जो ATP और NADPH सिंथेसाइज किए थे, इनको यूज करते हुए क्या कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर लेना। मतलब सिंपल अल्फाज में इसकी क्या कर लेना, कार्बन फिक्सेशन करना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और कार्बन जो है वो ऐड कर लेना। अब याद रखें कि ये जो डार्क रिएक्शन है ना, इस डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इट डू नॉट रिक्वायर लाइट। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, कि इसको लाइट की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट में होगा नहीं। याद रखें कि लाइट हो या ना हो, डार्क रिएक्शन दोनों फॉर्म में हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया कि क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के ऊपर लाइट रिएक्शन होता है और उसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसका स्ट्रोमा, उसके अंदर क्या होता है, उसका डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। अब जरा डार्क रिएक्शन के बारे में जरा देखो। सबसे पहले क्या होता है कि एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, याद रखें यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम उनको नहीं लिख रहे, हम सिर्फ किसको लिख रहे हैं, कार्बन को। एक सर्कल का मतलब एक कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। के इसके पास क्या है, बिस वर्ड का मतलब था दो। इसके पास कितने फॉस्फेट है, दो। एक फॉस्फेट इधर लगा लो, दूसरा फॉस्फेट इधर लगा लो। अब क्या होता है, एक एंजाइम आता है, इस एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को। ये रुबिस्को क्या करता है, इसके साथ ऐड करवाता है। क्या चीज ऐड करवाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड ऐड करवाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम लोग ऑक्सीजन का जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ कार्बन का करेंगे। तो यहाँ पे 5 कार्बन है ना, तो एक कार्बन साथ और मजीद ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसके पास 1 2 3 4 5, ये पुराने, और छठा साथ नया ऐड हो गया, ये वाला 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन गया। अब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ना स्टेबल नहीं होता, वो दरमियान से ऐसे टूट जाता है। जब वो दरमियान से ऐसे टूट जाता है तो देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी फॉस्फेट मौजूद था, यहाँ पे भी फॉस्फेट मौजूद था। तो अभी देखो 1 2 3 कार्बन और फिर साथ फॉस्फेट, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन साथ में फॉस्फेट, तो दो मॉलिक्यूल बन गए 3 फॉस्फेट वाले। इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, 3 फॉस्फो। 3 का मतलब है कि तीसरी कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, 3 फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट एक ही है। 3 फॉस्फो ग्लिसरेट कह रहे होते हैं। अब देखो एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बन गए। अब यहाँ पे ना जरा आपको समझाता हूँ मैं, जरा इजी करके देखो। 1 2 3 4 5, ये वाले मैंने 5 ड्रॉ कर दिए। अगर मेरे पास ये वाले मॉलिक्यूल कितने हो, 3, तो एक तो मैंने बना लिया, देखो 1 2 3 4 5, दूसरा भी मैंने बना दिया। इसी तरह का तीसरा भी बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? अब
इसके साथ मैंने क्या किया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके 6 वाला बनाया था ना, तो इसके साथ भी हम लोग ऐड कर देते एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, इसके साथ भी ऐड कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ भी ऐड कर देते हैं। मतलब हम लोगों ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की, 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की इन 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो आपके पास क्या बन गए, 3 मॉलिक्यूल बन गए ये वाले 6 वाले। अब ये दरमियान से टूट गया था तो इन सारों को भी दरमियान से तोड़ दो, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल बने देखो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मॉलिक्यूल आपके पास बन जाते हैं, कितने कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले। इस सारे टॉपिक पे समझने वाली बात यही है, अगर इसकी समझ आ गई है तो आगे आसान है। अब यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, वही हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल यूज होंगे। मैंने कहा था नहीं देखो कि एनर्जी यूज होगी, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। अब क्या होता है यहाँ पे जो है ना वो आके ऐड होते हैं, एटीपी भी ऐड होते हैं, और क्या ऐड होते हैं, एनएडीपीएच भी ऐड होते हैं। एनएडीपीएच की बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है। और देखो क्या बन जाता है, 1 2 3 कार्बन वाले ही है ये भी, साथ फॉस्फेट भी लगी हुई है। ये 6 मॉलिक्यूल थे, ये भी 6 मॉलिक्यूल ही है। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, ग्लिसर एल्डिहाइड। आपको ये नाम नहीं याद करना, आपकी बुक में नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। 3 फॉस्फेट, कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 6। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल, एक, कितना, एक ग्लिसरल्डिहाइड G3P बाहर निकल आता है, जो आगे जाके क्या बनाता है, शुगर बना लेता है। मतलब एक 3 कार्बन वाला और दूसरा 3 कार्बन वाला आपस में मिलेंगे तो 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल आपके पास बन जाएगा। बाकी यहाँ कितने बच गए थे, 5। 5 मॉलिक्यूल बचे थे, कितने कार्बन वाले, 1 2 3 कार्बन और साथ में एक फॉस्फेट। अब जरा आसान से कैलकुलेशन करो, कितने मॉलिक्यूल है, ये 5 है। अब देखो कितने कार्बन वाले, 3, तो 5 3 जा 15। ये देखो ये कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल है, और 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है टोटल, 3, तो ये कितने हो गए, 5 3 जा 15। तो बात तो वही है। तो फिर ये क्या होता है, ये 5 मॉलिक्यूल हंसी खुशी चेंज होके वापस क्या बना लेते हैं, राइब्यूलोज 1,5 बेस फॉस्फेट बना लेते हैं। तो इस सब से हमें क्या मिला, हमें इससे एक ये 3 कार्बन वाली शुगर मिली। एक साइकिल से एक शुगर मिल जाएगी, दूसरे का साइकिल से दूसरी शुगर मिल जाएगी, और फिर ये आपस में दोनों ऐड होके यहाँ से क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। क्लियर हो गया, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। इसको जरा देखो, तो हम लोगों ने बात क्या की थी कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया ना। मतलब ये देखो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई। अब जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई, तो मतलब जो है वो हम लोगों ने रिडक्शन करवाई। रिडक्शन के बाद हम लोगों ने रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी करवाई। ये देखो राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट को हम लोगों ने वापस भी बनवा दिया ताकि वो नेक्स्ट रिएक्शन हो सके। अच्छा, अब इस सारी फोटोसिंथेसिस में पीछे लाइट रिएक्शन भी गुजरा, क्लोरोफिल का क्या रोल था। तो याद रखो मैंने कहा था कि एक चीज होती है पिगमेंट, कोई भी ऐसा केमिकल जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर ना दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक होता है मेन पिगमेंट, दूसरे होते हैं एसेसरी पिगमेंट। जो फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है ना, वो है क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, जो क्या करता है, सनलाइट, सूरज की रोशनी, व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट आपको पता है 7 कलर्स से मिलकर बना होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है, जिसमें से ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता है रेड और ब्लू को। तो भाई बाकी लाइट्स भी तो होती है ना व्हाइट लाइट के बीच में, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, वो ये एसेसरी पिगमेंट्स करते हैं। एसेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो मतलब इस मेन क्लोरोफिल ए की मदद कर रहे होते हैं। इन एसेसरी पिगमेंट्स में आपके पास क्या आ जाता है बेटे, क्लोरोफिल बी आ जाता है, और क्या आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। तो मतलब एसेसरी पिगमेंट देखें तो क्या आ जाता है, क्लोरोफिल बी आ जाता है, और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइट को इसको एब्जॉर्ब करवाते हैं। मतलब रेड और ग्रीन के अलावा जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बेटे आपका जो है वो
टॉपिक रोल ऑफ जो है वो पिगमेंट्स कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके।